रहीम। इंटरनल मेडिसिन में नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे अबाउट डिसलिपिडीमिया। ठीक है, कि व्हाट इज मेंट बाय डिसलिपिडीमिया। डिसलिपिडीमिया डिसलिपिडीमिया का मतलब यह है कि एबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल इन द ब्लड, कि अगर ब्लड के अंदर जो लिपिड प्रोफाइल है वो एबनॉर्मल हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिसलिपिडीमिया। तो डेफिनेशन लेके, एबनॉर्मल lipid profile in the blood, that is known as dyslipidemia। तो लिपिड प्रोफाइल के अंदर आप लोगों को तीन चीज़ें पता होना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल से मुराद हमारे पास नंबर 1 इज कोलेस्ट्रॉल। इसके अंदर क्या आते हैं? कोलेस्ट्रॉल। इसमें जनाब लिपिड प्रोफाइल में हम देखते हैं कि व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड। कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ हम चेक करते हैं HDL। HDL स्टैंड फॉर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और ये सबको पता होना चाहिए कि HDL इज रेफर्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल। इसको क्या कहते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल। और इसके साथ साथ जो थर्ड नंबर पे आता है दैट इज कॉल्ड LDL। LDL को हम क्या कहते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है जी, बैड कोलेस्ट्रॉल। फोर्थ नंबर आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन इसका इतना क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं है, दैट इज कॉल्ड TG। इसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। तो फोर्थ नंबर पे TG भी आता है, ट्राइग्लिसराइड। तो अगर इन तीनों का लेवल ब्लड के अंदर एबनॉर्मल हो जाए, द कंडीशन विल बी नोन एज डिसलिपिडीमिया। अब यहाँ पे देखे इम्पोर्टेंट बात यह है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल है, कोई भी ब्लड वेसल आप लोग ले लें। फॉर एग्जाम्पल हम कोरोनरी आर्टरी लेते हैं। कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। ये ब्लड वेसल है। यहाँ पे इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी दैट इज कॉल्ड लीवर। ये लीवर है, लीवर ले रहे फॉर एग्जाम्पल। लीवर, इसमें बहुत सी चीज़ों की मेटाबॉलिज्म होती है। अब इधर देखें, अगर हम फैट्स मीन लिपिड, इसको अगर हम लीवर से ले लें और जाकर किस पे डिपॉजिट करते रहे? ब्लड वेसल में। तो लीवर से लिपिड लेकर ब्लड वेसल में डिपॉजिट करना, तो यहाँ पे प्लेक्स बनेगा कि नहीं? यहाँ पे थ्रोम्बस बनता जाएगा, और इस थ्रोम्बस की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ब्लड सप्लाई टू द इफेक्टेड एरिया क्या होगा? वो कम हो जाएगा। तो ये अच्छी काम है कि ये बुरा काम है, बैड वर्क है। तो दैट इज डन बाय विच? LDL। So LDL increase the risk for atherosclerosis because it take the lipid from liver and deposit in the blood vessel। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये काम किसका है? LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अगर हम इस वेसल से जो लिपिड है उसको लेकर कहाँ तक पहुँचाए? लीवर तक पहुँचाए। तो एनीथिंग विच वी टेकन फ्रॉम द ब्लड वेसल इन रीचिंग टुवर्ड द लीवर, जितना हम ये लिपिड कम करते जाएंगे तो ब्लड वस्कुलरिटी ठीक होगी कि नहीं? तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस को एग्रावेट करेगा या प्रिवेंट करेगा? प्रिवेंट करेगा, एंड दैट इज द एक्शन ऑफ HDL। इस वजह से LDL एक्ट एज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, HDL एक्ट एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। फर्स्ट पॉइंट पे आप लोगों को आना चाहिए। अब आते हैं कोलेस्ट्रॉल की तरफ। कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल रेंज है ना, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नॉर्मल रेंज कि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मली हम लेते हैं 150 से लेके 200 मिलीग्राम पर DL। किसी भी टेस्ट में कोलेस्ट्रॉल का जो रेंज है वो हम लेते हैं जनाब, टोटल कोलेस्ट्रॉल इज फ्रॉम 150 टू 200, मतलब 200 से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। HDL की जो रेंज है, HDL नॉर्मल रेंज, दैट इज फ्रॉम 20 टू 40 मिलीग्राम पर DL। और जो नॉर्मल रेंज है LDL की, दैट इज इक्वल टू 100 अप टू 130। तो जब हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करते हैं तो ये लेवल्स हम ज़रूर देखते हैं। ये बुक में नहीं है लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन दीज वैल्यूज आर नॉट फिक्स वैल्यूज, दीज वैल्यूज आर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द लैब। ये लैब पे वेरी करता है, लैब टू लैब ये वेरी करता है, डिफरेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल का टोटल लेवल कितना होना चाहिए? 150 से 200। LDL का लेवल 100 से 130, HDL का लेवल 20 से 40 तक आना चाहिए। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है, इफ द लिपिड प्रोफाइल
if the lipid profile کو ہم lipid status بھی کہتے ہیں. If the lipid profile in the blood is having cholesterol more than 200, کتنے سے زیادہ ہو جائے 200 mg per dl. LDL کس سے زیادہ ہو جائے 130 mg per dl. ٹھیک ہے. اور جو HDL ہے HDL یہ تو گڈ کولیسٹرول ہے. HDL کا اماؤنٹ ہمیں زیادہ چاہیے کہ کم چاہیے؟ وہ زیادہ چاہیے. اور اگر فار ایگزامپل وہ کم ہو جائے کہ آپ لوگ ایسا کرے 6 لے کے 40 to 60 لے کے, اس کا لوویسٹ ویلیو 40 ہے, ہائیسٹ ویلیو 60 ہوتا ہے. تو اگر یہ 40 سے کم ہو جائے, یہ گڈ پروفائل ٹیسٹ ہے کہ بیڈ پروفائل ٹیسٹ ہے؟ ہاں جی بیڈ. اس میں جو ٹوٹل کولیسٹرول ہے وہ زیادہ ہے کہ نہیں؟ نارمل کولیسٹرول کا اپر لمٹ کتنا ہے 200. تو ایسا لپڈ ٹیسٹ جس میں کولیسٹرول 200 سے زیادہ آ جائے, اس میں LDL 130 کو کراس کرے اور HDL نارمل سے بھی کیا ہو جائے کم ہو جائے, تو بیڈ کولیسٹرول ایکٹیویٹی زیادہ ہوگی, گڈ کولیسٹرول ایکٹیویٹی کم ہوگی. تو ایسے لپڈ پروفائل کو ہم کیا کہتے ہیں ڈس آرڈر لپڈ اسٹیٹس ان دا بلڈ اینڈ دیٹ از کالڈ ڈسلیپیڈیمیا. تو ڈسلیپیڈیمیا از کریکٹرائز, اور کبھی کبھار ایگزام میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کو ایک اور کیس دے دوں, میں نے ایک بندے کا لپڈ پروفائل کر لیا, یہ مجھے آپ لوگ انٹرپریٹ کریں. اس کا کولیسٹرول آ گئے 180 ملی گرام پر ڈی ایل, اس کا LDL جناب آ گیا ہے 150 اور اس کا HDL آیا ہے 30. یہ کیا ہے؟ اس میں مسئلہ کتنے میں ہے؟ 2 میں. 180 مین یہ اس کے درمیان میں آتا ہے نا, تو اس کا کولیسٹرول تو ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ کس میں ہے LDL اینڈ HDL. LDL زیادہ ہے, بیڈ کولیسٹرول ایکٹیویٹی زیادہ ہے, HDL کم ہے. مطلب یہ ہے کہ HDL جو گڈ کولیسٹرول ہے وہ کیا ہے وہ کم ہے. تو ایسا کنڈیشن جس میں ہمیں صرف اور صرف LDL اور HDL میں بھی ابنارمیلٹی ملے, اگین اٹ ول بی ریپورٹ فار ڈسلیپیڈیمیا. تو ڈسلیپیڈیمیا کے لیے کولیسٹرول اتنا میٹر نہیں کرتے جتنا LDL اینڈ HDL ایکٹیویٹی میٹر کرتے ہیں. تو گڈ کولیسٹرول اسٹیٹس وہ ہوتا ہے جس میں LDL لیول کم ہوگا, HDL لیول زیادہ ہوگا, کیونکہ HDL از اے گڈ کولیسٹرول, LDL از اے بیڈ کولیسٹرول. تو بھائی جن لوگوں میں لپڈ زیادہ ہوتی ہے وہ کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ تو لیکن رسک فیکٹر فار ڈسلیپیڈیمیا, کہ واٹ آر دوز رسک فیکٹر وچ انکریز دا رسک فار ڈسلیپیڈیمیا. کن کن لوگوں میں لپڈ کا لیول زیادہ ہو سکتا ہے؟ نمبر 1 از اوبیسٹی. جو لوگ اوبیز ہوتے ہیں اوبیسٹی, اس میں لپڈ لیول کیا ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اوبیسٹی میں BMI جو ہے وہ 30 سے کیا ہوتی ہے زیادہ, باڈی ماس انڈیکس. اوبیسٹی کے ساتھ ساتھ کرونک اسموکنگ لوگوں میں بھی جناب ڈسلیپیڈیمیا کے چانسز زیادہ ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ لکھے ڈائبٹیز ملائٹس. ڈائبٹیز ملائٹس ایٹ سیلف ون آف دی رسک فیکٹر فار ہائپر لپیڈیمیا. اوبیسٹی ڈائبٹیز اینڈ کرونک اسموکنگ. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ بھی لکھے کہ الکوہولزم, کرونک الکوہولزم کین آلسو ڈس آرڈر دا لپڈ لیول اینڈ دے کین لیڈ ٹو دا ڈسلیپیڈیمیا. تو کرونک الکوہولزم لانگ ٹرم تک اگر کوئی بندہ الکوہلک ہے اس میں بھی ڈسلیپیڈیمیا کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اینڈ دا 5th نمبر رسک فیکٹر فار ڈسلیپیڈیمیا دیٹ از کالڈ ہائپوتھائرائڈزم. کیا؟ ہائپوتھائرائڈزم. یہ ہم پڑھیں گے انڈوکرائنولوجی کے اندر. Hypothyroidism is an endocrine disorder characterized by low T3 and T4 level. T3 T4 ہارمون کیا ہو جاتے ہیں کم. نارملی T3 T4 کا کام یہ ہے کہ وہ کولیسٹرول کو باہر نکالتے ہیں لیور سے. تو اگر T3 T4 نہیں ہے تو کولیسٹرول ایکسکریشن کیا ہوگی وہ کم ہوگی, کولیسٹرول ریٹینشن باڈی میں زیادہ ہوگی, and the patient will lead to dyslipidemia. تو ہم کہتے ہیں کہ کولیسٹرول کلیئرنس کے اندر T3 T4 ہارمون کا رول ہوتا ہے, لیکن یہ میں وہاں پہ ایکسپلین ضرور کروں گا انڈوکرائن سسٹم میں. another condition which increase the risk for dyslipidemia is called nephrotic syndrome. اس میں کیا ہوتا ہے نیفروٹک سنڈروم. تو نیفروٹک سنڈروم میں ہائپر لپیڈیمیا ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے یہ میں انشاءاللہ رینل سسٹم میں ایکسپلین کروں گا, لیکن نیفروٹک سنڈروم کے بارے میں یہ یاد رکھے کہ اس میں کڈنی ایسی ڈیمیج ہو جاتی ہے کہ there is protein leak in the urine. So there is protein urea, or appearance of protein in the urine
वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट विच प्रोटीन, एल्ब्यूमिन। और ये सबको पता है कि एल्ब्यूमिन मेंटेन अनकोटिक प्रेशर इन द बॉडी। जितना अनकोटिक प्रेशर ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतना एडीमा के चांसेस कम होगी। तो मुझे ये बताया कि अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट के अंदर प्रोटीन यूरिन के अंदर लीक कर रहे हैं, व्हाट विल हैपन टू एल्ब्यूमिन इन द ब्लड, इंक्रीज और डिक्रीज? हाँ जी, डिक्रीज। तो हाइपो एल्बुमिनीमिया, इसके अंदर क्या हो जाएगा? हाइपो एल्बुमिनीमिया, ये हम पढ़ेंगे आगे। और एल्ब्यूमिन अगर नहीं है ब्लड के अंदर, वाई? बिकॉज एल्ब्यूमिन इज नाउ लीकिंग इन द यूरिन। तो अगर एल्ब्यूमिन लेवल ब्लड के अंदर कम रह जाए तो अनकोटिक प्रेशर विल बी स्ट्रांग और वीक। वीक अनकोटिक प्रेशर वीक की वजह से देयर विल बी एडीमा। एडीमा होगी कि नहीं? अब लीवर सोचेगा कि भाई नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट में कौन सी चीज लीक हो रही है? प्रोटीन। तो अब लीवर कोशिश करेगा कि वो ज्यादा प्रोटीन बनाए कि कम प्रोटीन बनाए? ज्यादा। और लीवर से जब भी प्रोटीन बनता है उसके साथ लिपिड भी बनते हैं। लाइपोप्रोटीन का नाम सुना है कि नहीं? तो लाइपोप्रोटीन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड ऑफ प्रोटीन। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट में प्रोटीन का लूज इतना ज्यादा होता है कि लीवर सोचता है कि मैं प्रोटीन को बढ़ाऊं बॉडी के लिए, तो प्रोटीन के साथ इक्वली किसको बढ़ाएगा? लिपिड को। तो प्रोटीन अकेला बढ़ेगा या लाइपोप्रोटीन की शक्ल में? लाइपोप्रोटीन। तो इस प्रोटीन का पार्ट लिपिड होता है कि नहीं? तो जितना नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन के यूरिन के अंदर प्रोटीन लूज ज्यादा होगा उतना इज अ कंपनसेशन के तौर पर लिपिड ज्यादा बनेंगे कि कम? ज्यादा बनेंगे, एंड इट कैन कॉज ऑफ डिसलिपिडीमिया या हाइपर लिपिडीमिया। बट वी विल डिस्कस दिस सिनेरियो आल्सो लेटर व्हेन वी स्टडी रीनल सिस्टम। तो डिसलिपिडीमिया के बारे में सिर्फ ये याद रखें, इट इज अ कंडीशन characterized by disordered lipid in the blood, especially cholesterol, HDL and LDL. HDL गुड कोलेस्ट्रॉल है, LDL बैड कोलेस्ट्रॉल है। HDL का लेवल अगर 40 से कम हो जाए और LDL का लेवल 130 क्रॉस कर जाए तो दिस स्टेटस फॉर द लिपिड इज कॉल्ड डिसलिपिडीमिया। फिर इस बंदे में डिसलिपिडीमिया की चांसेस क्यों है? किन किन लोगों को डिसलिपिडीमिया हो सकती है? जो ओबीज होते हैं, क्रोनिक स्मोकर्स होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, तो ये सारे के सारे क्या है? रिस्क फैक्टर फॉर डिसलिपिडीमिया। अब इन लोगों में हमने ऐसे ड्रग देने हैं जिससे हम लिपिड लेवल को क्या कर सके? कम कर सके। तो लेके लिपिड लोअरिंग एजेंट, ये कौन कौन से ड्रग है जिसको यूज करके हम लिपिड लेवल को कम कर सकते हैं? उन ड्रग्स को हम कहते हैं लिपिड लोअरिंग एजेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग्स लिस्ट एंड आस्क वेरी फ्रीक्वेंटली इन द एग्जाम्स कि व्हाट आर दोज ड्रग्स विच इज यूज्ड फॉर द डिक्रीजिंग लिपिड्स इन द बॉडी। तो लिपिड लोअरिंग ड्रग्स का आप लोग एक हेडिंग दे दें, उसमें भी हम डिसाइड करेंगे कि वो कौन कौन से ड्रग हैं। ओके जी, तो एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। इसको हम हाइपर लिपिडेमिक ड्रग्स भी कहते हैं या लिपिड लोअरिंग एजेंट्स भी कहते हैं कि दीज आर दोज एजेंट्स या ड्रग विच कैन डिक्रीज द लिपिड लेवल। तो लिपिड लोअरिंग एजेंट्स, इसमें कुछ आप लोगों को क्लास, सबसे पहले तो आप लोग लिखे कि व्हाट इज मेंट बाय क्लास। इधर लिखे क्लास, कौन सी क्लास के ड्रग है, ठीक है। क्लास के साथ साथ आप लोग लिखे एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इफेक्ट ऑन लिपिड प्रोफाइल, इफेक्ट ऑन लिपिड प्रोफाइल, और यहाँ पे लिखे साइड इफेक्ट। So these will be the drug list that is used for the treatment of hyperlipidemia. सबसे पहले क्लास, the most important is HMG CoA reductase inhibitors. HMG CoA reductase inhibitors. अब ये जिसने मुझसे बेसिक पढ़े हैं they are very easy to understand, लेकिन इसको हम दूसरा नाम देते हैं स्टेटिन फैमिली। कौन से ड्रग? स्टेटिन फैमिली। तो HMG CoA reductase inhibitors they are called स्टेटिन फैमिली। मैं इस लिस्ट से थोड़ा सा हट के यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल देखें ग्लूकोज, अगर आप लोग ले ले ग्लूकोज बॉडी के अंदर, ये कितने कार्बन से बना होता है? 6। वेरी गुड, ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड। पायरुविक एसिड का नाम सुना है? बॉडी के अंदर पायरुविक एसिड
इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड. लेकिन अगर हम किसकी बात करें एसिटाइल को ए, ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है. इसका मतलब ये हमने बायोकेम के अंदर डिस्कस किया है कि ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलिसिस के जरिए, और फिर पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल को ए में. अब इधर देखें, अगर फॉर एग्जांपल एसिटाइल को ए ज़्यादा आपस में मिल जाए, देखें एसिटाइल को ए मुख्तलिफ रिएक्शंस के ज़रिए कन्वर्ट होता है जनाब एक कंपाउंड में, दैट इज कॉल्ड HMG को ए. एसिटाइल को ए via the different reaction is converted into HMG को ए. HMG stand for हाइड्रोक्सी मिथाइल, इसका पूरा नाम ग्लूटाराइल को ए. अब वहाँ पे डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो बायोकेम है, बट एसिटाइल को ए अंडर डिफरेंट रिएक्शन इधर देखे कन्वर्टेड इनटू HMG को ए. और HMG को ए पे एक एंजाइम काम करता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है, मेवालोनेट में कन्वर्ट करता है. किस चीज में, मेवालोनेट. लेकिन HMG को ए कन्वर्ट इनटू मेवालोनेट बाय द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, HMG को ए रिडक्टेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. HMG को ए रिडक्टेज एक एंजाइम है जो HMG को ए को किस में कन्वर्ट करेगा, मेवालोनेट. और दिस मेवालोनेट लेटर विल कन्वर्ट इनटू लिपिड. ये किस में कन्वर्ट होगा, लिपिड में. तो जितना ये एंजाइम ज़्यादा काम करेगा उतना कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस या लिपिड सिंथेसिस क्या होगा, वो ज़्यादा होगा. तो अगर किसी का डिसलिपिडीमिया है, किसी का लिपिड पहले से ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो इस एंजाइम को काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हाँ करना चाहिए. तो अगर ये करेगा तो लिपिड मजीद क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो बंदा ठीक होगा. कहाँ पे हो, ओके, डिपेंड अपॉन यू गाइस. ठीक है, नहीं सीख लिया तो कभी नहीं सीखोगे, ये बच्चों वाली गेम है. एक बंदा है भाई, मैं कहता हूँ HMG को ए रिडक्टेज, ये ऐसा एंजाइम है जो HMG को ए को कन्वर्ट करता है मेवालोनेट में, और मेवालोनेट से फ्यूचर में क्या बनते हैं, लिपिड्स बनते हैं. अब एक पेशेंट है, उसमें पहले से लिपिड की जनाब इतनी एबनॉर्मल स्टेटस है, डिसलिपिडीमिया का पेशेंट है, तो हमने उसके लिपिड कम करने हैं कि ज़्यादा करने हैं. तो लिपिड लोअरिंग एजेंट किस, आप लोगों ने हेडिंग किस चीज़ कर दिया, लिपिड हमने कम करने हैं. और अगर ये एंजाइम काम करता रहा तो लिपिड मजीद बढ़ते रहेंगे. तो ड्रग ऐसे भी है कि जिससे हम लिपिड बनाना कम करें बाय ब्लॉकिंग दिस एंजाइम, उन ड्रग्स को हम HMG को ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स कहते हैं. और जितने ड्रग इस एंजाइम को जाकर इनहिबिट करके लिपिड की प्रोसेस को कम करते हैं, उस फैमिली को हम क्या कहते हैं, स्टेटिन फैमिली कहते हैं. तो इसके अंदर जो ड्रग है नंबर 1 इज सिमवास्टेटिन. इसके अंदर एक ड्रग है सिमवास्टेटिन, एटोरवास्टेटिन. रोबेस्टा के नाम सुने कि नहीं, एटोरवास्टेटिन, ठीक है, और रोवास्टेटिन. So these statin drugs are those drugs which can lead to decrease the lipid synthesis by blocking which enzyme, HMG को ए reductase. ये उस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है. इफेक्ट ऑफ लिपिड याद रखे कि ये TG को कम करते हैं. TG स्टैंड फॉर ट्राइग्लिसराइड. ये GLY ट्राइग्लिसराइड को कम करता है TG, और डिक्रीज LDL. तो जितना LDL एक्टिविटी कम होगी उतना बैड कोलेस्ट्रॉल एक्टिविटी कम होगी, तो पेशेंट के लिए अच्छी बात है. लेकिन सिर्फ आप लोगों ने ये याद रखना है कि कभी कभार कुछ लोगों में जो स्टेटिन है दे कैन काज हेपेटोटॉक्सिसिटी. ये क्या करा सकता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी. तो हेपेटोटॉक्सिसिटी कराता है, ये लीवर डैमेज करा सकते हैं. तो आप लोगों ने क्या करना है, हमें स्टेटिन देने से पहले यू हैव टू एडवाइज द पेशेंट LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट. अगर लीवर फंक्शन टेस्ट ठीक है, वो बंदा फिट है, उसमें जाकर हम क्या यूज कर सकते हैं, स्टेटिन यूज कर सकते हैं. लेकिन एक और चीज ये करता है मायोसाइटस. व्हाट इज मायोसाइटस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मसल सेल्स. इन्फ्लेमेशन ऑफ मसल सेल्स, दैट इज कॉल्ड मसल सेल्स, दैट इज कॉल्ड मायोसाइटस. तो भाई ये तो आप लोगों को मैंने जो मुझसे पढ़ के आए हैं ना, इस पे तो मैंने एक घंटा लेक्चर लिया है. तो आप लोगों को ऐसा आना चाहिए कि जो लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, इसको बनाने के लिए द रेट लिमिटिंग एंजाइम इज HMG को ए रिडक्टेज. ये एंजाइम जब तक काम नहीं करेगा तो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेंगे. अब अगर कोलेस्ट्रॉल या लिपिड बहुत ज़्यादा है, डिसलिपिडीमिया है, तो हमें मजीद कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाने चाहिए.
تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم کس انزائم کو بلاک کریں؟ HMG کو اے ریڈکٹیز. اور ایسے ڈرگ جو اس انزائم کو بلاک کر کے لپڈ لیول کو کم کرتے they are called statin family. simvastatin, atorvastatin and rovastatin. اب یہاں پہ یہ اسٹیٹین اس انزائم پہ کام کرتے ہیں نا، کس پہ؟ HMG کو اے ریڈکٹیز. اب ادھر دیکھ، اس انزائم کا پہلا ورڈ کیا ہے؟ H، اور اس کے آخری ورڈ میں کیا آتا ہے؟ R. تو these drugs are H پر hepatotoxic. یہ ڈرگ کیا ہوتے ہیں؟ ہیپیٹوٹاکسک ہے، ہیپیٹوٹاکسک. اور R stand for rhabdomyolysis. That is rhabdomyolysis. So that is the lysis of skeletal muscle cell which can lead myocytes. تو اگر آپ لوگ یہ یاد رکھیں H for hepatotoxicity, R for rhabdomyolysis. So these two are the side effects of statin drugs. یہ statin drugs کے side effects ہیں. اوکے جی، پھر ہمارے پاس ایک اور قسم کی ہمارے پاس ڈرگ ہے which is very important for MCQs. اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ باڈی کے اندر لائپیز ایکٹیویٹی بڑھاتا ہے. تو لائپیز ہیلپ ان دا بریک ڈاؤن آف لپڈ. تو جتنا لائپیز ایکٹیویٹی زیادہ ہوگی اتنا لپڈ کی بریک ڈاؤن زیادہ ہوگی. تو ٹوٹل جو لپڈ ہے یا کولیسٹرول ہے اس کا لیول کیا ہو جائے گا؟ وہ کم ہو جائے گا. تو نیکسٹ لکھے لائپو پروٹین لائپیز ایکٹیویٹر سیکنڈ کلاس. سیکنڈ کلاس کے جو ڈرگ ہے، اور تھوڑا سا جاگ کے آپ لوگ سن لیا کریں، لائپو پروٹین لائپیز اسٹیمولیٹر. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ڈرگز ایسے بھی ہے کہ وہ لپڈ لیول کو کم کیسے کراتے ہیں کہ بنے ہوئے لپڈ کی بریک ڈاؤن کو بڑھائیں بائی ایکٹیویٹنگ وچ انزائم؟ لائپوپروٹین لائپیز. اس کو ہم LPL انزائم کہتے ہیں. ہاں LPL اسٹینڈ فار لائپوپروٹین لائپیز. یہ جتنا زیادہ اسٹیمولیٹ ہوگا اتنا زیادہ لپڈ کی کیا ہوگی؟ بریک ڈاؤن ہوگی. اور ایسا ڈرگ، ایسا کلاس ڈرگ کی جو لائپوپروٹین لائپیز کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہو they are called fibrate. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فائبریٹ. اور اس کے اندر جو ڈرگ آتا ہے that is called جیمیبروزل. اس کو ہم کہتے ہیں جیمیفائبروزل. So جیمیفائبروزل is a drug that is activate